चलिए स्क्रीन हम शेयर करते हैं। क्लास 9 में आप लोग का प्रैक्टिकल नहीं हो पाया या लास्ट में कुछ हुआ भी? जब स्कूल चला 2-4 नो सर। नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं, वो तो भगवान की मर्जी अभी चल रही है। हम लोग सोचते कुछ है, वो कुछ और रहा है। इस साल देखो भगवान करे कि हम लोगों को कुछ समय मिले कि हम लोग प्रैक्टिकल करवाएं, लेकिन उसके पहले हम लोग कोशिश करेंगे। एक हमारे पास ऐप है, मेरे पास का है, वो गूगल प्ले स्टोर पे है। उसको यूज करके हम लोग वर्चुअल लैब का आपको फील देने की कोशिश करेंगे। उस ऐप का नाम ही वर्चुअल लैब है। तो उसके थ्रू, जैसे आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, एक हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है कि एक बीकर लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं एक्चुअली, और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब एनीबॉडी? ग्रेन्यूल्स मतलब सर छोटे छोटे कंकड़। छोटे छोटे कंकड़। वेरी सर गुड। स्मॉल पार्टिकल्स। हाँ, स्मॉल पार्टिकल नहीं, वो आपको एक्चुअली ग्रेन्यूल्स का मतलब कहीं कहीं दाने की तरह लेते हैं और कहीं कहीं पे छिलके की तरह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप जैसे लेबोरेटरी में जाओगे तो जिंक के जो है ना छोटे छोटे पीस ऐसे कंकड़ जैसे बड़े बड़े थोड़े मिलते हैं, मतलब बिल्कुल दानेदार नहीं, पर इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा मिलेगा आपको। मेटल का है, व्हाइट कलर का रहेगा। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, जिंक का ग्रेन्यूल्स डाल दिए, उसमें कॉर्क से बंद कर दिया। उस कॉर्क के बीच में पहले से एक होल है जिसमें कि ग्लास ट्यूब लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन नंबर नहीं डाल रहे हैं। एडमिशन नंबर नहीं डालिएगा तो हम इंटर नहीं करने देंगे। आज तो हम कर दे रहे हैं, आज हम चूंकि जल्दबाजी में थोड़ा क्लास, जब 2 सप्ताह में कुछ काम का क्लास नहीं हो पाया इसलिए, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम अलाउ नहीं करेंगे अगर एडमिशन नंबर नहीं डालेंगे तो। ये हिर्तिक 10L ज्यादा ये हो रहे हैं क्या? हम करना भूल गए थे डिजेबल एनोटेशन। चलो कोई बात नहीं। तो आप जैसे ही डालते हैं उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और थोड़ा सा सेक का अगर कर दें, नहीं भी करेंगे तो रिएक्शन तो होगा ही, थोड़ा देर से होगा, थोड़ा सेक कर देंगे तो बबल्स निकलेंगे यहाँ से। और बबल्स जो है इस तरह से बबल्स, इस तरह से मान लो बबल्स निकलेंगे। और ये बबल्स जो है वो किस चीज के हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। तो वो बबल्स इसके थ्रू, इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू बाहर आएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना अंगूठा बंद कर देना है इसके मुंह को, ताकि वो गैस बाहर निकल के डिफ्यूजन नहीं हो जाए उसका। और उसके बाद अब जलती हुई माचिस की तिल्ली जब ले जाते हैं वहां पे, तो वो आपको हल्के लाइट पॉप साउंड के साथ जलता है, जिससे प्रूव होता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस बन रहा है। हम लोग को यहाँ पे समझना क्या है कि आप सिर्फ ये प्रोसेस देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं, मतलब रिजल्ट देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस बना, लेकिन इसके बीच में प्रोसेस क्या हुआ? प्रोसेस ये हुआ कि हमारे पास क्या था? जिंक था। जिंक के ग्रेन्यूल्स किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस? सॉलिड। और हमारे पास क्या है? H2SO4 है ना। ये किस फॉर्म में? कंसेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, या डाइल्यूटेड भी होता है। यहाँ पे डाइल्यूटेड है, हम लोग कंसेंट्रेटेड लिख दिए। डाइल्यूटेड, अच्छा डाइल्यूटेड और कंसेंट्रेटेड में कोई डिफरेंस बता सकता है? यस सर, डाइल्यूटेड में ज्यादा वाटर मिक्स होता है। एक बार ज्यादा होता है और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड वाटर कम होता है। वेरी गुड। देखो एसिड कोई भी हो तो वो अगर 100% प्योर है तो उसको एब्सोल्यूट एसिड बोलते हैं, और उस एब्सोल्यूट एसिड को अपने यूज में, वो बहुत कम यूज होता है एब्सोल्यूट एसिड, तो उसको यूज में लाने के लिए उसमें वाटर मिक्स किया जाता है। एक्चुअली वाटर में एसिड मिक्स किया जाता है।
तो आप उसमें जब पानी ज्यादा होगा और एसिड कम होगा तो वो डाइल्यूटेड कहलाएगा, यानी कंसेंट्रेशन जो है वो एसिड का कम होगा और आपको ये का ज्यादा होगा, एसिड वाटर का ज्यादा होगा तो डाइल्यूटेड कहलाएगा, और एसिड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और वाटर का कम होगा तो वो कंसेंट्रेटेड कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डाइल्यूटेड एसिड लिए तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, आपको बन जाएगा जिंक सल्फेट, दिखा नहीं रहा है, जिंक सल्फेट ZnSO4 हो गया उसका फॉर्मूला, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ये गैस के फॉर्म में बनेगा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोराइड, हाँ बोलो पूर्वा, कुछ बोल रहे हो? जिंक सल्फेट का स्टेट क्या होगा? उसका सॉलिड होगा, लिख देते हैं सर एक्वस होगा ना? अरे बाबा उसका सॉल्यूशन है कि सर जिंक सल्फेट का स्टेट जिंक सल्फेट सॉल्यूशन नहीं बनेगा, बता रहे हैं जिंक के ऊपर जो है वो सल्फेट जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, वो सॉलिड ही रहेगा, और ये हाइड्रोजन जो है गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, इसका कुछ पार्ट जो है वो इसमें डिसॉल्व भी होगा सल्फ्यूरिक एसिड में, क्योंकि सारा रिएक्शन एक ही साथ होकर के पूरा खत्म नहीं ना हो जाएगा। हम क्या बता रहे थे, कुछ स्टेटमेंट बता रहे थे कि स्टेटमेंट इस रिएक्शन का क्या लिखेंगे कि जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या होगा स्टेटमेंट, फिर से बोलो। हम जो बोले उसी को रिपीट करना है। Zinc react with dilute hydrochloric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे तो जिंक सल्फेट बनाएंगे, और हाइड्रोक्लोरिक जैसे अगर बोली अगर हाइड्रोक्लोरिक लेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस दोनों ही केस में बनेगा। तो ये एक रिएक्शन का स्टेटमेंट हुआ। अभी हम लोग जो लिखे थे Zn+H2SO4 ZnSO4+H2, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, नॉट द केमिकल रिएक्शन। तो इक्वेशन और रिएक्शन में क्या है वो हम लोग, अंतर क्या है वो हम लोग समझेंगे। तो ये एक दूसरा रिएक्शन हो गया। अब केमिकल रिएक्शन का आपका डिफिनीशन यहाँ आ गया। So the process which leads to take place a chemical change is called a chemical reaction. ये कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि जिस प्रोसेस के चलते कोई केमिकल चेंज होता है that process is called chemical reaction. वही सेम एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन का, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। कैसे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रहा है? जैसे आपके घर पे पानी में नमक मिला दिए तो क्या वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है? नो सर, नहीं हो रहा है। नो सर। कैसे पता चलेगा? अब जैसे आप पनीर है जैसे या दूध है तो दूध का कलर क्या होगा? वाइट। लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा नींबू डाल दें तो वो दूध जो है वो छेना में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो उसका कलर क्या होगा? उसमें कोई चेंज आएगा? वाइट ही होगा सर। सर वाइट ही होगा। ऑफ वाइट थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा एकदम पूरा वाइट नहीं, सॉलिड हो जाएगा। क्रीमिश हो जाएगा। पर ये सर ये केमिकल रिएक्शन होगा ना? हाँ, केमिकल रिएक्शन होगा। उसके अलावा उसका कुछ स्टेट चेंज हो जाएगा। ये डिसेबल एनोटेशन किया हुआ है, कौन इनेबल कर रहा है इसको? कौन स्क्रीन पे लिख रहा है जी? सर जो भी करेंगे आप ही ना करेंगे, आप ही होस्ट हैं, और कोई होस्ट है तो कर नहीं सकते हैं। नहीं, यहाँ पे डिसेबल किया हुआ था, फिर से इनेबल लग रहा है। एनीवे, तो पहला जो है, अगर किसी प्रोसेस में कोई कलर में चेंज आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है। दूसरा है चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि पानी को जमा दिए बर्फ बन गया तो लिक्विड से सॉलिड बन गया यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं।
कुछ केसेस में फिजिकल स्टेट चेंज होता है, उसमें नहीं भी होता है। तो फिजिकल स्टेट चेंज होने से भी अनुमान लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, नॉट श्योर। देन इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, अगर कोई गैस फॉर्म हो रहा है तो दैट इज केमिकल रिएक्शन, यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहां पे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अगर कोई अच्छा प्रिसिपिटेट के बारे में पता है क्या होता है? अरे इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है सर। सॉलिड सब्सटेंस, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, जैसे किसी रिएक्शन में, जैसे आप लोग वही दूध वाला एग्जांपल ले लो, केमिकल रिएक्शन। हाँ, इसको डेली लाइफ में भी समझ के देखो। जैसे दूध में अगर नींबू डाल के छेना बना देते हैं उसको, तो वो जो छेना बनता है क्या वो वाटर में डिसॉल्व होता है या ऊपर फ्लोट करता है? सर ऊपर पे फ्लोट करता है। फ्लोट करता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। और कैसा है? सॉलिड सब्सटेंस है, तो इनसोल्यूबल है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि इनसोल्यूबल है, और सॉलिड सब्सटेंस है। और वो कैसे बना? दूध और लेमन जूस के केमिकल रिएक्शन के चलते बना। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट कहलाएगा, वो जो छेना बना वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। तो ये आपको संभावना है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देन लास्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जैसे कि चूना को अगर हम लोग पानी में डाल देते हैं, पहले दिन भी बताए होंगे, तो पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहां में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसके चलते हीट रिलीज हो रहा है। अगर हीट टेम्परेचर डाउन हो रहा है तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है चूना और पानी के बीच में बता देते हैं। चूना का जो फॉर्मूला होता है वो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको लाइम या क्विक लाइम भी बोलते हैं। और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। तो आपको रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है? ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, यानी इसको बोलते हैं लाइम वाटर। तो चूने का पानी बन गया, और साथ में क्या होता है? आपको हीट रिलीज होता है। तो ये अगर पांचों में से एक या एक से अधिक सिम्टम्स दिखे, यानी कि ज्यादा चांसेस है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो दीज आर कॉल्ड सिम्टम्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सर ठीक है, अब जैसे ये सब का एग्जांपल वही दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट और सर अगर वाटर आइस में चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो? नहीं, वो फिजिकल चेंज हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। सर हाँ सर, जब हम अपने दोनों हैंड्स को रब करते हैं तो वो हाँ। गर्म हो जाते हैं, हाँ, तो उनका टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, तो क्या वो केमिकल चेंज हम है? क्या बोले, संभावना है कि केमिकल चेंज हो रहा है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर सिर्फ बढ़ने से ये आपको केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। जैसे अभी गर्मी बहुत। हाँ जी बोलो, एक बार हमको पूरा करने दो, एक सेकंड, अपूर्वा दो, एक सेकंड वेट करो। जैसे अभी गर्मी बढ़ने लगी, तो आपको गर्मी लगने लगी, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो केमिकल चेंज। टेम्परेचर बढ़ने के पीछे कोई ना कोई केमिकल कॉज जरूर होता है, लेकिन डायरेक्टली वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। ये पांचों में से जो गैस, प्रेसिपिटेट, ये सब जो है ये मेन आपको सिम्टम्स हैं। और ये टेम्परेचर, कलर और फिजिकल स्टेट वाला जो है वो केमिकल रिएक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ बोलो, आपको क्या बोल रहे थे? लेकिन सर केमिकल चेंज में तो रिएक्टेंट का होता है इम्पोर्टेंट ना। क्या होता है सर? कोई भी केमिकल चेंज में रिएक्टेंट का होना इम्पोर्टेंट ना होता है? हाँ बिल्कुल होता है। और सर उसके भी केमिकल चेंज थोड़ी होता है। हाँ भाई, तो दूध में छेना ये नींबू डाले तो रिएक्टेंट नहीं हुआ, दूध और लेमन जूस, वो रिएक्टेंट हुआ ना। और प्रोडक्ट क्या हुआ आपका, जो पनीर बना। जरूरी नहीं है कि हम लोग H2 और O2 मिला के वाटर लिखेंगे तभी केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूध से दही बन गया, क्या वो केमिकल चेंज नहीं है? लोहे में जंग लग गया, तो वो केमिकल चेंज। जहां भी केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये गारंटी है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं।
जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों का अगर एक्वा सोल्यूशन को लें, दोनों ही ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल कलरलेस, और जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो जो रिजल्टेंट आपको केमिकल होगा वो येलो कलर का, एकदम मैंगो येलो कलर का हो जाएगा। इसको हम लोग वर्चुअली करके देखेंगे नेक्स्ट वीक में। तो कलर चेंज हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब आपस में मिक्स हुआ तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, वहां पे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बना, जिसके चलते आपको वो कलर चेंज हुआ। नेक्स्ट है चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, दोनों गैस हैं, उन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो बनता है वाटर जो लिक्विड है। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। गैस वाला बता ही चुके हैं, प्रेसिपिटेट वाला बता ही चुके हैं, टेम्परेचर वाला बता ही चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे अभी आयुष कौन था पूर्व बताया कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें दो पार्ट होगा, पहला रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। तो जो जिनसे रिएक्शन स्टार्ट होगा, जिनके बीच में रिएक्शन शुरू होगा, वो सब्सटेंस कहलाएंगे रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे कि H2 प्लस O2 और बना वाटर H2O। H2 और O2 क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए, और वाटर क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब हम एक लिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, आप बताओगे कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, ठीक है? ध्यान से देखोगे, एकदम जल्दबाजी नहीं करोगे। चलो बताओ तो इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है? अरे इसमें सर रिएक्टेंट कार्बन कार्बोनेट प्रोडक्ट है। एक आदमी कोई बोलो, पूर्व पहले बोलो। कैल्शियम सर इसमें रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट है। हाँ, अब प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सर क्यों? कैल्शियम और कोई ऑक्साइड बच्चा और बोलेगा? CO2 है। प्रशांत पांडे बोल रहा है कुछ, हाँ बोलो। सर रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट है और सर प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड है। क्यों? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर आप सर तो आई सर यस, अलग लगाए हुए हैं। ये जो एरो आप देख रहे हो, आप सर हीट हो रहा है तो एक सेकेंड, ये जो एरो दिख रहे हो, एरो का हेड किधर है? तो इधर की ओर है, यानी कि ये Left रिएक्शन side जो है इधर से इधर की ओर जा रहा है। तो ये जो एरो हम लोग देते हैं किसी केमिकल इक्वेशन में, ये एरो बताता है, एरो का जिधर हेड होगा, यानी कि जो ये नुकीला साइन जिधर होगा, उसके साइड में जो चीज होगा वो प्रोडक्ट होगा, यानी कि वो रिजल्ट हुआ, ठीक है? और इसके टेल, एरो के टेल साइड में जो होगा उधर क्या होगा? रिएक्टेंट। एरो आपको डायरेक्शन बता रहा है कि रिएक्शन इधर से शुरू होकर इधर की ओर जा रहा है, तो रिएक्टेंट इधर हो गया और प्रोडक्ट इधर हो गया। तो इस रिएक्शन में क्या हो गया? रिएक्टेंट ये हो गया और प्रोडक्ट ये हो गया। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको अगर हम लोग ऐसे कर दें, दोनों तरफ से सर तो प्रोडक्ट इधर हो जाएगा, दोनों तरफ रिएक्टेंट इधर हो जाएगा, प्रोडक्ट उधर हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिक्स होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, तो रिएक्टेंट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रोडक्ट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द फैक्ट अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। ये आप स्क्रीन मत देखो, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो और बताओ इक्वेशन किसको बोलते हैं। जो हम बोलेंगे वही लगभग स्क्रीन पे भी मिलेगा आपको, क्योंकि ये मेरा ही बनाया हुआ है स्क्रीन, ये पीपीटी है। केमिस्ट्री भूल जाओ, रिएक्शन नहीं केमिस्ट्री भूल जाओ, Yes, sir. इक्वेशन के बारे में बताओ। सर स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। किसी भी
सर किसी भी चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने वाले प्रोसेस को इक्वेशन बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन बराबर हो। कुंज बिहारी कुछ बोल रहा है, बोलो फिर से। मेथड ऑफ कुंज सर बिहारी ऐसा बोलो। स्टेटमेंट जो किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे उसको कहते हैं। the statement of equality is called equation. इक्वेशन मींस इक्वालिटी, मतलब इक्वेट करना किसी चीज को। सर एलएचएस और आरएचएस का जो हाँ, मैथ अच्छे से पहुंच गए थे, वेरी गुड। हम यही चाह रहे थे, मैथ नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। जैसे आपको क्लास 6 में याद होगा कि जैसे एक स्टेटमेंट आता था कि क्वेश्चन आता था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। जैसे कि एक स्टेटमेंट है, क्या है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर x एडेड विथ, यहाँ पे टाइम्स छूट गया है, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर y गिव्स 32। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट है। 2 टाइम्स, यहाँ पे टाइम्स मान लो छूटा हुआ है, हम लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर x एडेड विथ 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर y गिव्स 32। इसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये तो एक छोटा हो गया, अगर हम इसको जोड़ दें, थोड़ा सा बड़ा कर दें, 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर x, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर y, 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर z and 5 times of a number u added together to give 56। ये स्टेटमेंट आसान है बोलना, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन अगर उसी को जो हम लोग अभी बोले उसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5u इट गिव्स मतलब इक्वल टू 56, या जो भी हम बोले थे इतना देता है। तो ये आपको ज्यादा आसान समझने में और लिखने में ज्यादा आसान ये है या जो स्टेटमेंट बोले वो है? ये है सर, ये है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन है, इक्वेशन। तो इक्वेशन का पर्पस क्या हुआ? आपका जो एक्सप्रेशन है, जो स्टेटमेंट है, उसको कम शब्दों में सिंबल्स या ऑपरेटर्स को यूज करते सिंबॉलिक फॉर्म में, ताकि वो आपको समझने में और लिखने में दोनों में ही आसानी हो। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। यस, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। अब इसी चीज को अगर हम लोग एक केमिस्ट्री में आ जाते हैं, एक हम आपको स्टेटमेंट बोल रहे हैं, सुनोगे और इसको सिर्फ रिपीट करना है। 3 atoms of iron reacts with 2 molecules of oxygen gas with unknown volume of water vapor to form 2 molecules of rust. 2 molecules of rust, which is a brown colored substance, brown color powdered substance. इसको रिपीट करो तो डिफिकल्ट है ना? इधर हम फिर से रिपीट करते हैं, फिर से कोई कोशिश करोगे। 2 atoms of iron reacts with 3 हम ही बार ये भूल जा रहे हैं, सोचो कि तुम लोग क्या होगा। फिर से बोल रहे हैं लेकिन कंसंट्रेट करके सुनोगे। 3 atoms of iron reacts with 2 molecules of oxygen with unknown volume of water vapor to form a brown colored substance that is known as rust. रिपीट करो। 3 atom of iron एक आदमी बोलो, कोई एक आदमी। unknown quantity of 2 atom of iron react with 2 molecule of atom is known as। भूल गए ना, कुछ लोग कुछ भूल गए, कुछ लोग कुछ भूल गए। इट इज डिफिकल्ट। अब अगर इसी को कोशिश अच्छा किए। अब देखो इसी को अगर जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, 4 molecules of iron combines with 3 molecules of oxygen gas in the presence of unknown molecules of water to form 2 molecules of brown layer of hydrated ferric oxide which is commonly known as rust. सॉरी चला गया पीछे। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका एक स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। 4 molecules of iron या 4 atoms भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एटॉमिक स्टेट में ही होता है, with 3 molecules of oxygen gas in the presence of unknown molecules of water
to form 2 molecules of brown layer of hydrated ferric oxide which is commonly known as rust. अब इसी को हम लोग लिखते हैं 4Fe plus 3O2 plus X, ये जो दिख रहा है ये X है, XH2O। XH2O क्यों लिखा गया जी, कोई बताएगा? क्योंकि सर वो अननोन है। अननोन वॉल्यूम ऑफ अननोन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वैल्यू। ओके, वेरी गुड। तो और बन गया आपका ये 2Fe2O3 XH2O, 2 molecules of hydrated इसलिए कि इसमें वाटर लगा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और दैट इज कॉमनली नोन एज रस्ट। तो ये ज्यादा आसान है या ये वाला ज्यादा आसान है? सर इक्वेशन ज्यादा ये वाला आसान है सर इक्वेशन। तो दैट इज द पर्पस ऑफ इक्वेशन, बेनिफिट ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। इसमें केमिकल इक्वेशन क्यों आया, जिसको हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले सारे बच्चे ऑलमोस्ट अनलाइक करते हैं कि भाई इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, बड़ा माथापच्ची का काम है। लेकिन इक्वेशन क्यों आया, उसका क्या बेनिफिट है, इस स्टेटमेंट से आपको समझाने की कोशिश की गई है। इक्वेशन बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होगा, इसमें नहीं दिया है लगभग, यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहीं पे है। Chemical reaction may be expressed in a shorthand manner, which is a better understanding of a chemical reaction and time saver. Chemical equation का definition यहाँ पे ऊपर में है। It is a shorthand representation. Shorthand representation का मतलब क्या समझते हैं? अच्छा, छोटा बड़ा का छोटा कर देना। पूरा स्टेटमेंट हम बता देते हैं, उसके बाद शॉर्टहैंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। A chemical equation is a shorthand representation of a chemical reaction in terms of, जब मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो किस टर्म में लिखते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स यानी प्लस माइनस इनटू ये हो गया, या इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे किस टर्म में लिखा जाएगा, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ different substances involved into it and there are number of atoms and molecules, यानी कि उनका फॉर्मूला और वो कितने मोलिक्यूल या कितने एटम्स भाग ले रहे हैं, उन नंबर्स को यूज करके शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। शॉर्टहैंड के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा आप जान लो। शॉर्टहैंड का नाम सुने हो केमिस्ट्री के अलावा कहीं? यस सर, शॉर्टहैंड की तैयारी वाला। हाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, एक विद्या है, जैसे कि आप कोई लोग टाइपिंग सीखता है। शॉर्टहैंड गेम भी होता है ना? गेम का नहीं मालूम, हम गेम में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। एक मतलब जैसे आप इंस्टीट्यूट देखे होंगे जहाँ पे टाइपिंग सिखाई जाती है, तो वहाँ पे शॉर्टहैंड भी सिखाया जाता है। उसका काम क्या है बताते हैं आपको। जैसे आप देखोगे कि कोई आदमी जो है कोई डिक्टेशन लिख रहा है और अपने पैड पे, जो राइटिंग पैड है, उस पर आड़ा तिरछा लाइन खींच रहा है। वो आड़ा तिरछा लाइन खींच रहा है तो हम लोग को लगेगा कि क्या चीज है, तो बच्चा सब चिट्ठी लिखा देगा लेके कॉपी पे। नहीं, जैसे मान लो कि जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, डीएम है, सीएम है, या और भी जो लोग हैं बड़े लोग जो सो कॉल्ड ऑफिशियल या ये हैं नेता लोग हैं, अब उनका मान लो कि कोई पीए है या क्लर्क है उनके पास, अब वो डीएम साहब को सारे वीडियो के पास लेटर भेजना है, तो डीएम साहब बुलाएंगे कि चलो जी हम डिक्टेशन देते हैं, आप लिखो इसको। तो डीएम साहब बोले हाँ लिखो, टू द वीडियो जगदीशपुर भोजपुर, अब लिखो, सब्जेक्ट ये लिखो। तो वो इंतजार करेंगे, जैसे जिस स्पीड में वो बोलेंगे डीएम साहब, क्या वो जो क्लर्क है वो उसी स्पीड में लिख लेगा? आप लिख लेते हो, जो हम लोग एक ही बार बोलेंगे उसी स्पीड में लिख लेते हो, या हम लोग 3-4 बार रिपीट करना पड़ता है ना? यस सर। तो जिस स्पीड में हम लोग बोल सकते हैं उस स्पीड में लिख नहीं सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो वो रेयर है, वो एक्सेप्शनल है। तो क्या वो डीएम साहब वेट करेंगे कि ये जो क्लर्क है वो लिख लेगा, या क्लर्क क्या बोलेगा कि डीएम साहब को सर फिर से बोलिए ना, छूट गया है, जैसे स्कूल में बच्चे बोलते हैं टीचर को? नो सर, नहीं, तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। तो उसके लिए उसको एक विद्या सीखनी होती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड मतलब क्या है, जैसे कि आपको आर ऐसे लिखाएगा, एल ऐसे लिखाएगा, कोडिंग। शॉर्ट हैंड मतलब क्या हुआ, कोडिंग, इस लेटर के लिए ऐसा कोड लिखना है। तो वो बड़ा जल्दी जल्दी वो ऐसा कोड लिख करके फटाफट लिख लेगा। एक पहला काम किया कि उनका जो इंग्लिश था या जो हिंदी था उसको अपने कोड में लिखा, और जब टाइपराइटर पे या कंप्यूटर पे गया तो उस कोड को फिर से डिकोड करके हिंदी या इंग्लिश जिसमें वो बोले होंगे उसमें फिर से वो टाइप करके ले गया। तो दैट इज शॉर्ट हैंड। ठीक है, ये मानस
कुमार मानस कोई दिक्कत? कुमार मानस खेलने के लिए आता है? रेज हैंड करके कुछ बोलना है तो बोलो। चलो, तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन में आपको जो सेपरेटर जो होता है वो होता है एरो। इसके बारे में हम लोग अभी सीखे कि एरो जो है वो सेपरेटर है। किसका सेपरेटर है? रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड। यानी कि केमिकल इक्वेशन में हमेशा दो साइड होगा, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। तो जनरली क्या होता है, रिएक्टेंट साइड को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट साइड को राइट साइड में। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखा जाएगा, उल्टा भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो एरो का हेड जिधर होगा, यहाँ पे दिख रहा है हेड, वो प्रोडक्ट साइड, और जिधर टेल होगा उधर में रिएक्टेंट साइड। तो नॉर्मली यही है कि एरो जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखा है। हम लोग का जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें भी आपको लेफ्ट टू राइट लिखने का ही प्रथा है। तो हम लोग लिखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट, और एरो जो लिखते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट की ओर, यानी कि हेड जो है एरो का राइट की ओर होगा और टेल जो है वो लेफ्ट की ओर होगा। तो ये बताता है प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन किस साइड से होकर किस साइड की ओर जा रहा है। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड, LHS एंड RHS। LHS मीन्स जैसे इक्वेशन में आपका LHS और RHS होता है, LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट, RHS मतलब प्रोडक्ट साइड। ये नॉर्मल तरीका है। अब आते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो दोनों साइड में जितने एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम, जैसे कि आप इसमें देखो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं इस रिएक्शन में? आयरन, का नाम ऑक्सीजन बताओ। एंड आयरन, आयरन, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन। तीन एलिमेंट इधर भी है और तीन एलिमेंट इधर भी है ना? इधर में यस सर। आयरन में कितने एटम है? 4 इधर कितने हैं? 4 इधर भी 4 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? ये वाला छोड़ दो क्योंकि ये तो अननोन है, तो ये अननोन है, जियोग्राफी लिखा हुआ है, इस पे कहीं फोकस करो। ये कितना है? 6 ठीक। और इधर कितना है? 6। यानी कि दोनों साइड में RHS और LHS में आपको हर एलिमेंट के नंबर ऑफ आइटम सेम है, तो ऐसा रिएक्शन कहलाएगा, ऐसा इक्वेशन कहलाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर नहीं होगा इक्वल तब वो कहलाएगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, सिंपल इक्वेशन, ये हो गया H2 प्लस O2 और ये आपका हो गया H2O। तो इधर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, इधर में भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 ही है। तो ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस हो गया। ठीक है, तो बैलेंस अनबैलेंस समझ में आ गया? कैसे करना है वो भी समझेंगे हम लोग। नहीं सर, नहीं आया सर, नहीं आया। अच्छा, जैसे हम एक सर, एग्जांपल। नहीं आया। अच्छा हाँ ठीक है, समझ गए, सुन लिए। हम एक एग्जांपल लिखते हैं। किसको समझ में नहीं आया थोड़ा नाम बताओ हम। हाँ, अभिषेक नाम है, अभिषेक। चलो, तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, तुम बताओगे कि बैलेंस, हम तुमसे पूछेंगे, तुम ही से ये करवाएंगे। जैसे ये हो गया हमारा। सर तो आया ही नहीं तो कहाँ से बताएंगे हम? अरे हम पूछ रहे हैं, तुम बताओगे, तुम ही बताओगे, देखो ना कैसे बताओगे। Mg + O2। ठीक है, उल्टा सीधा बता देंगे। अरे बेटा कोशिश करोगे, कोशिश करने से पहले ही हार जाओगे तो कभी युद्ध जीतोगे? चलो अब बताओ, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? कोशिश करेंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं रिएक्टेंट साइड में, बताओ तो। सर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। वेरी गुड। और प्रोडक्ट साइड में भी वही दोनों है? यस सर। चलो वेरी गुड। अब बताओ कि मैग्नीशियम कितना है रिएक्टेंट साइड में, कितना एटम है? अगर कोई नंबर नहीं है उसके दाएं या बाएं तो यानी कि 1 है। यस सर, इतना पता है। हाँ, तो मैग्नीशियम कितना है रिएक्टेंट साइड में? कितना एटम? 1। वेरी गुड। और प्रोडक्ट साइड में कितना है? 1 है। 1 वेरी गुड। सर 1 है। 1 है। तो मैग्नीशियम दोनों साइड में इक्वल है?
यस सर। यस सर। अब अच्छा ऑक्सीजन सर, पे अच्छा आते सर, हैं। एक सेकंड, एक पहले सेकंड। इसको कंप्लीट करो, जो पूछे हो पहले उसको कंप्लीट करो। ये तो इजी है सर बहुत। ऑक्सीजन कितना है हाँ इसमें? वही तो 2 2। इधर कितना है? सर, एक ही है। एक ही है, तो क्या बराबर है ऑक्सीजन दोनों साइड? नो सर। नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस? सर अनबैलेंस बोलेंगे, पर ये तो सर Unbalanced। आसान ना अब हम होगा। बहुत थोड़ा सा simple इसमें है, चेंज सर। करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं अभिषेक, और आप बताओगे। दोनों तरफ 2 लगा दिए राइट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में, सॉरी। अब बताओ मैग्नीशियम कितना है रिएक्टेंट साइड में? सर दोनों बैलेंस हो गया। तरफ 2 ही है। अभिषेक सिर्फ बोलो, बाकी कोई नहीं बोलो। सर हाँ, बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। अभी समझ में आ गया बैलेंस और अनबैलेंस? हाँ, पर सर एक और प्रॉब्लम, जैसे हम लोग mg के नीचे साइड 1 लिखते हैं या फिर mg के ऊपर साइड पावर में 1 लिखते हैं, तो उसका मतलब सेम ही होता है मतलब। नहीं, mg के पावर में कभी 1 नहीं लिखेंगे। जैसे तुम जो बोल रहे हो हम समझ गए बात, कि mg जो है इसके नीचे 2 लिखते हैं, ये 2